स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं जतिन भारद्वाज और आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जो हैं 8 अप्रैल के न्यूज़पेपर से। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल। तो हमारा पहला आर्टिकल जो है वो एक स्कीम पर है। ये गवर्नमेंट स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसे बहुत ही फेमस टर्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये अलग अलग न्यूज़पेपर में आया था। जो पहला है वो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था और जो दूसरा वाला है ये आपके बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुआ था। लेकिन दोनों के दोनों ही अगर आप देखेंगे तो दोनों ही एक ही स्कीम के ऊपर आए हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो मुद्रा स्कीम है 8 अप्रैल को यानी आज के दिन इसको हो गए हैं पूरे 10 साल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फ्लैगशिप, बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रही है जिसमें छोटे तबके के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको माइक्रो लेवल यानी माइक्रो यूनिट जो होती हैं उनको दिया जाता है इजी लोन, जो 50,000 तक या फिर उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो 50,000 तक होती है जिसे बहुत छोटा लोन कहते हैं, और एट मैक्स ये 20 लाख तक भी जा सकता है। अब हुआ क्या है, क्योंकि ये एक डेकेड हो गया है तो इसके ऊपर जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, राइट, जो वी अनंता नागेश्वरम है या फिर बहुत से जो इकोनॉमिस्ट अक्रॉस कंट्री, उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और ये बताया है कि ओवरऑल जो जो स्कीम रही है वो एक बहुत ही अच्छी रही है। बट जो दूसरा आर्टिकल आप देख सकते हैं वो ये कह रहा है कि जो किशोर कैटेगरी है उसमें लोन साइज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो शिशु कैटेगरी है, शिशु का मतलब होता है सबसे छोटा लोन यानी 50,000 तक का, उसमें जो है पुश बहुत अच्छा देखने को इस स्कीम में मिला है। अब क्योंकि एक फ्लैगशिप स्कीम है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और 10 साल भी पूरे हुए हैं, तो चलिए जानते हैं मुद्रा स्कीम के बारे में, उसकी सारी लेंथ एंड ब्रेथ में। तो देखिए मुद्रा स्कीम, मुद्रा का वर्क जो फुल फॉर्म है वो ये होता है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। मुद्रा जो है वो एक एजेंसी है, राइट। अब मुद्रा एक एजेंसी है जिसे मुद्रा लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एजेंसी है जो रीफाइनेंसिंग का काम करती है। रीफाइनेंसिंग का मतलब कैसा है, देखिए अगर किसी बैंक को छोटा लोन देना है, मान लीजिए कोई एक छोटा सा व्यापारी है, वो उनके पास आता है, या कोई एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी दुकान खोलनी है। अब वो दुकान खोलना चाहता है, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स लेना चाहता है, मशीन लेना चाहता है और उसको चाहिए 2 लाख रुपए का लोन। अब वो जाता है एसबीआई के पास। अब एसबीआई हो सकता है उसको वो लोन देने से मना कर दे। अब वो लोन देने से मना क्यों कर देगा, क्योंकि एसबीआई कहेगा कि मैं इतने छोटे लोन नहीं देता। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए, ऐसे जो लोन लेने आते हैं बोरोवर्स के लिए, कोई स्कीम ना रह जाए या फिर वो किसी तरह से अपना बिजनेस बंद ना कर दें, तो गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया। अब मुद्रा लिमिटेड जो होता है वो क्या करता है, वो एसबीआई को अपनी तरफ से 2 लाख रुपए देगा और वो 2 लाख रुपए एसबीआई उठाकर दे देगा उस कस्टमर को। बस यही इसे कहते हैं रीफाइनेंसिंग, यानी एसबीआई के लोन को रीफाइनेंस किया है मुद्रा ने अपने पैसे से। जो ये यूनिट है, इस मुद्रा को इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत या फिर इसके अंतर्गत बनाया है। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2015 में, यानी 8 अप्रैल को ही स्टार्ट हुई थी और अभी इसने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कोलेट्रल फ्री लोन देता है, यानी कि अगर किसी को लोन चाहिए तो उसको किसी भी चीज़ की गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 5 लाख का लोन लेने आता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर के पेपर्स या गाड़ी के पेपर्स या फिर गोल्ड या किसी भी तरह के किसी असेट को बैंक के पास रखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये कोलेट्रल फ्री लोन है। अब इसमें जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं वो 10 लाख तक होता है, लेकिन एक नई स्कीम आती है तरुण प्लस जिसमें 20 लाख तक भी ये जा सकता है। अब ये लोन किसको दिया जाएगा, ये लोन दिया जाता है इनकम जनरेटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं, आचार पापड़ का बिजनेस होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। मान लीजिए किसी की शूज़ की दुकान है, मान लीजिए किसी का आईटी का दुकान है, या कोई इंटरनेट कैफ़े खोलना चाहता है, या कोई मान लीजिए एक छोटा सा स्टूडियो खोलना चाहता है यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए पैसा दिया जाता है। यानी कि अगर किसी को वैकेशन विदेश में नौकरी विदेश में घूमने जाना है, लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनकम जनरेटिंग नहीं, वो कंजम्पशन बेस्ड लोन होता है। अगर किसी को मान लीजिए कार खरीदनी है, घर खरीदना है, तो उसके लिए भी ये नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही दिया जाएगा। कौन से सेक्टर्स कवर होते हैं, नॉन फार्म सेक्टर्स, यानी कि आप एग्रीकल्चरल लोन यहां से नहीं ले सकते, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन नहीं ले सकते, राइट। लेकिन जो अलाइड एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर की वो इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे
पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, बी कीपिंग हो गया, वो इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, राइट, जैसे चावल, गेहूं, धान उगाना, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं? प्रॉपराइटरशिप जो होते हैं, यानी इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन होते हैं वो हो सकते हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूबर्स, राइट। पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, हो सकती हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स हो सकती हैं, सर्विस सेक्टर की कोई यूनिट्स हो सकती है। मान लीजिए किसी ने कोई दुकान खोल ली, शॉपकीपर्स हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, ट्रक ऑपरेटर, फूड सर्विस यूनिट, रिपेयर शॉप, मशीन ऑपरेटर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, आर्टिसन, फूड प्रोसेसर और ना जाने क्या क्या। तो ये सबसे बड़ा जो टारगेट है, बेसिकली मैं आपसे कहूँ तो इसमें एमएसएमई ही इंक्लूडेड होते हैं। लेंडर्स, कौन लोन देता है? सभी तरह के बैंक्स एक छोड़ के, और वो होता है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को आप बाहर निकाल दीजिए। बस ऐसे ही आपको सिंपल सा रूल याद रखना है कि पेमेंट बैंक जो होते हैं, जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, वो किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते। सो पेमेंट्स बैंक जो बैंक है वो इसमें से बाहर है। इसके अलावा पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्मॉल बैंक्स, सारे के सारे एंटिटीज या हर वो यूनिट जिसे मुद्रा लिमिटेड परमिशन दे रहा है, वो लोन दे सकता है। अब इंटरेस्ट रेट कितना होता है? जो भी लोन दे रहा है वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा लेगा, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस के अंडर। यानी ऐसा नहीं है कि वो 50,000 का लोन 50% की इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो वो तो एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। क्योंकि ऑलरेडी जो कस्टमर है वो बहुत छोटा लोन लेकर आया है या लेने आया है, उसको इतना बड़ा इंटरेस्ट पे नहीं देना है। टाइप्स ऑफ लोन्स 3 तरह के होते हैं: शिशु, किशोर, तरुण, राइट। शिशु वो जिसमें 50,000 तक के लोन होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी जो है बढ़ोतरी देखी गई है। किशोर जो होते हैं यानी 50,000 से 5 लाख में, उसमें हाल में थोड़ी गिरावट देखी गई है। तरुण होते हैं 10 लाख तक, और तरुण प्लस होते हैं 20 लाख तक। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पूरी स्कीम को चला रही है, वही देख रही है। बजट एलोकेशंस भी वहीं से आते हैं। जो मुद्रा कार्ड होता है, वो बैंकर्स या जो लेंडर्स है जिसने लोन दिया है, वो एक मुद्रा कार्ड देगा। उस कार्ड के अंदर मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया, तो उस कार्ड के अंदर 5 लाख की लिमिट होगी। ये क्रेडिट, ये जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही ये भी काम करता है। ये एक रुपए डेबिट कार्ड होगा जिसमें वो लोन का सारा पैसा होगा। कोई भी इंसान एटीएम से उस पर विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर कहीं से भी वो कोई सामान खरीद रहा है तो वहाँ भी उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और बाद में अपना लोन चुका सकता है। इसके अलावा जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक लोन इन 59 मिनट्स, ये भी इन्होंने शुरू कराया कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा। उद्यमी मित्र जो है, जिसमें आपको हेल्प दी जाएगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगा, आपको टेक्निकल हेल्प दी जाएगी। इसके अलावा मुद्रा मित्र जो है, ये एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है जो कि एंड्रॉयड वगैरह या मोबाइल फ़ोन्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर इस स्कीम का परफॉर्मेंस देखें, जो कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में आज आया भी है, तो सिंपल सी बात यह है कि दिसंबर 2024 तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोन्स चल रहे हैं, जिनकी कुल संख्या है 3,02,968। मान के चलिए इतने करोड़ का लोन ये लोग दे चुके हैं, राइट। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, राइट। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1 लाख का एवरेज आपको मोटे मोटे तौर पे इसमें मिल जाएगा कि 1 लाख का ऑन एन एवरेज लोन जा रहा है। एम्पावरमेंट देखिए, 70 लगभग 69% या 70% तो महिलाएं हैं, राइट। 51% एसटी, एससी, ओबीसी एंटरप्रेन्योर से, तो यानी कि इसमें सोशल एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके अलावा यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत अच्छी बात की जा रही है, और जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी काफ़ी अच्छा पुश मिल रहा है। अगर एनपीए की बात करें तो जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, अगर आप एनपीए के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने अभी रिसेंटली ही एनपीए के ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एनपीए क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कब कोई असेट एनपीए बनता है, और एनपीए होने के बाद बैंक क्या क्या करता है। तो एनपी अगर देखा जाए तो अभी जो है वो 6.31 से कम होकर 2.1% हो गया है, यानी टोटल जो लोन दिया है उसमें से लगभग लगभग 2% आप मान सकते हैं कि एनपीए हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इस स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो एक बहुत विन विन सिचुएशन है हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए। चलिए, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। जो दूसरा आर्टिकल है वो है सेंसेशन, जो पूरी दुनिया भर में क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने सभी देशों के ऊपर एक
अलग तरह से टैरिफ वॉर शुरू कर दिए। 2 तारीख को वो आते हैं, एक बोर्ड लेकर आते हैं और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया इस कंट्री के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे। अब क्योंकि उन्होंने 2 तारीख को ये किया था तो बहुत सारे दुनिया भर के मार्केट्स में अलग अलग परसिक्यूशन अलग अलग स्पेकुलेशंस चल रही थी, जिसका असर मंडे को हमें देखने को मिलता है और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट रेड हो जाते हैं। अब क्योंकि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए हैं, इसमें इंडिया का जो मार्केट है वो भी 3% गिर गया है, जो कि बहुत ही बड़ी गिरावट देखी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उससे हमारे देश को, इंडिया को या पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कौन कौन से चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं। तो आइए उन चैलेंजेस की हमने एक लिस्ट बनाई है, आइए उन चैलेंजेस को हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो सारे चैलेंजेस या ये वो कॉन्सिक्वेंसेस जो यूएस के टैरिफ लगाने से बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है इमीडिएट, यानी जो अभी कुछ महीनों में ही देखने को मिलेंगे, और दूसरा है फ्यूचर, जो कि आने वाले 1-2 साल या हो सकता है 3-4 साल में देखने को मिले। तो सबसे पहला जो इमीडिएट है वो है टैरिफ वॉर। जब यूएस ने टैरिफ लगाना शुरू करा तो बहुत सारे देशों ने लगाना शुरू कर दिया। चाइना ने भी कह दिया है कि वो 30% से ऊपर का टैरिफ अब यूएस से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर लगा देगा। इसके अलावा जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं और काफ़ी हद तक यूएस से ट्रेड करती हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो फ्यूचर में कोर्स ऑफ एक्शन में शायद टैरिफ्स लगा दे। रशिया भी इसी चीज़ के ऊपर विचार कर रहा है, और इतना ही नहीं, वो लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो डी डॉलराइजेशन के ऊपर चल जाए। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये होता है कि वो डॉलर को एक कॉमन करेंसी के तौर से हटा दे और कोई और ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हुआ है वो है स्टॉक मार्केट क्रैश। अब स्टॉक मार्केट क्रैश में आपको इंडिया का ही एग्जांपल लेके चलता हूं। अब इंडिया में क्या हुआ है, जो एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो रहते तो विदेश में हैं लेकिन इंडिया में पैसा लगाते हैं, तो उन लोगों ने पैसा निकाल लिया है। अब उन लोगों ने जैसे ही पैसा निकाला तो हमारे मार्केट्स में क्या हो गया, बल्क सेल हो गई। वो यहाँ पे स्टॉक्स बेच के चले गए हैं। जैसे ही उन्होंने स्टॉक बेचना शुरू करा वैसे ही स्टॉक के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर गया। अब जैसे ही वो लोग लेकर गए तो हुआ क्या, उन्होंने विड्रॉ करा है यूएस डॉलर को, क्योंकि वो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो उन्होंने जैसे ही पैसा निकालना शुरू करा तो डॉलर हमारे कंट्री से चला गया। अब जैसे ही डॉलर हमारी कंट्री से चला गया तो क्या हुआ, तो जो डॉलर की संख्या है वो रुपये के मामले में कम हो गई। अब आपको ये सिंपल सा उसूल है, ये आपको पता ही होगा कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वैसे ही रुपये क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया है। अभी हाल ही की बात करें तो ये 60 पैसे का इसमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। फिर आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बाहुबली की तरह आए हैं और गिरती हुई मूर्ति को बचाने आए हैं। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हमारे कंट्री से पिछले कुछ दिनों में 20-25 हज़ार करोड़ रुपए जो निकाले हैं, उसको एक कंपनसेट करने के लिए हमारे देश के जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया में ही रहते हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में खरीदारी करनी शुरू करी है। इसलिए इंडिया का स्टॉक मार्केट उतना नहीं गिरा है जितना कि जापान का या फिर यूरोपियन यूनियन का या फिर कनाडा जैसे देशों का गिरा है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं एक अच्छी इम्यूनिटी हमें मिल गई है। उतनी गिरावट नहीं आई है, लेकिन हाँ गिरावट आई है। फिर है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो वहाँ पर उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ जाएंगे, वो अब अपना ध्यान लगा रहे हैं रियल एस्टेट पे। वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए रखे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अब स्टॉक मार्केट में तो नुकसान झेलने से अच्छा है कि रियल एस्टेट में पैसा लगा दें या फिर गोल्ड में पैसा लगा दें। और यही वजह है कि गोल्ड में सट्टेबाजी शुरू हो गई है और गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो 90,000 को टच कर रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सका गोल्ड 1 लाख भी हो जाएगा हर 10 ग्राम पर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया के लिए गोल्ड जो है वो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखता है। अब एक बहुत पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है और वो ये है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो थोड़े से सर्ज हो गए हैं। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे एप्पल आईफोन का। आज के आर्टिकल्स में एप्पल आईफोन ने बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजा है। अब एप्पल कंपनी क्या कर रही है, एप्पल कंपनी चाहती है कि वो अपने साल ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में बनाए। इंडिया में क्यों बनाए, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है, इंडिया में ड्यूटीज़ कम है। क्योंकि वो इंडिया में बनाएगी और पूरी दुनिया में भेजेगी तो फ़ायदा किसको, इंडिया को, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अब वही एप्पल कंपनी अपने खुद के देश अमेरिका में इसलिए नहीं बना रही क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत हाई है और वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है और टैक्सेस भी अब तो खैर ज़्यादा हो ही गए हैं। तो वो इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में नौकरियाँ मिलेंगी और इंडिया से एक्सपोर्ट्स होगा। फिर जो लास्ट इमीडिएट है वो ये है कि जो सप्लाई चेन फ्लक्चुएशंस है वर्ल्ड ओवर में वो देखने को मिलेगी। देखिए होता क्या था, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है ए, ये कोई प्रोडक्ट है,
तो पहले ये होता था कि मैं अमेरिका से कुछ मंगाता हूँ, फिर मैं यूरोप से कुछ मंगाता हूँ, फिर मैं कुछ जापान से मंगाता हूँ, कुछ पार्ट्स में चाइना से मंगाता हूँ, राइट। तो ऐसे करके मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। अब सभी देशों ने ड्यूटीज़ लगा दी हैं। अब क्योंकि सभी देशों में ड्यूटीज़ लगा दी हैं, जो मेरा प्रोडक्शन था ए प्रोडक्ट का, उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे। यानी जो वर्ल्ड ओवर जो सप्लाई चेन होती है, यानी जो सामान, खासकर जो इनपुट्स होते हैं, राइट, वो जो हैं वो अब कहीं ना कहीं इधर से उधर जाने में प्रॉब्लम देंगे और जाएंगे तो महंगे पड़ेंगे। तो यानी कि पूरी दुनिया में क्या आएगा, तो हाले वाले टाइम पर पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन, और धीरे धीरे आएगा रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है डिक्लाइन इन जीडीपी फॉर टू consecutive डिक्लाइन इन जीडीपी फॉर 2 consecutive quarters, राइट। यानी कि 6 महीने तक जीडीपी में डिक्लाइन हो जाना। अब डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो जाना, डिक्लाइन का मतलब ये है अगर पहले 5% था तो अब 3% हो जाएगा, 3 से 1% भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो पॉजिटिव हो। तो रिसेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगले 6 महीने यानी 2 क्वार्टर में, 3 3 महीने के 2 क्वार्टर में दुनिया भर में आपको ग्रोथ रेट्स जो हैं वो कम होती नजर आएंगी, और इन्फ्लेशन आएगा क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ के ऊपर ड्यूटी लग रही है। यही चीज़ आपको पूरे दुनिया भर में देखने को मिलेगी। अमेरिका से शुरुआत होगी और ये पूरी दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगी। ट्रेड डेफिसिट इंडिया में बढ़ जाएगा क्योंकि ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, और इंडिया यूएस एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उस मामले में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने वाला है इन द नियर फ्यूचर। दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई चेन्स टू द डेवलपिंग कंट्री। जैसा कि मैंने अभी आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, वो कंपनी जो अब अमेरिका में या फिर यूरोपियन यूनियन में कहीं काम कर रही थी, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होंगी, और इंडिया एक बहुत ही बड़ा, यानी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट बनने वाला है उन कंपनीज के लिए जो यहाँ आएंगी, और इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगी। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो यूएस के टैरिफ लगने से हमें दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको फिर से इस आर्टिकल में लेके चलता हूँ। इस आर्टिकल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दिया हुआ है जिसे लिखा हुआ है INDVIX। ये क्या है? ये है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स होता क्या है, चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आर्टिकल में हाईलाइट कर देता हूँ, इस जगह ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है? इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स या इंडिया विक्स जिसे कहते हैं, ये किसी भी मार्केट में वोलेटिलिटी को देखता है। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मान के चलिए ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में कोई चीज़ बढ़ रही है और घट रही है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी या फिर चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसे है जा रहा है, राइट, तो आप कहोगे कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर रहा है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें जो अप और डाउन होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। तो अगर जो ये इंडेक्स है ये क्या मेजर करता है, ये बताता है कि किसी भी मार्केट में अप्स और डाउन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, राइट। अब ये कैसे मेजर करता है? ये पता करता है कि जो मार्केट है उसमें एंटिसिपेशन या परसेप्शन कैसा है। सिंपल सी बात यह है कि जो लोग हैं वो फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट अच्छा रहेगा। अगर मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर के लिए कोई खरीदारी कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये जो है मार्केट इसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है। अगर फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्लीक लगेगा तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, अभी वही हो रहा है। तो अभी जो है ये इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। ये क्या करता है, ये अगले 30 दिनों में कैसी वोलेटिलिटी रहने वाली उसको मेजर करता है। इसे कौन कैलकुलेट कर रहा है? इसे कैलकुलेट कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। कैसे करता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कैलकुलेट कैसे करता है? कुछ नहीं है, जितने भी आपके निफ्टी ऑप्शंस होते हैं, राइट, फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर हर दिन कितनी खरीदारी बाय और सेल हो रहा है उसका डेटा कलेक्ट करता है, और उससे ये बताता है कि फ्यूचर में प्रिडिक्शंस कैसे हैं। इन सभी डेटा को ये ऐसे ग्राफ पे लगा के देखेंगे, ग्राफ पे लगा के देखेंगे तो पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उससे पता चल जाएगा कि वोलेटिलिटी हाई है या नहीं। हाल फिलहाल देखा जाए तो इस वोलेटिलिटी को बहुत हाई माना गया है कि अगले कुछ दिनों तक NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि थोड़े से फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं। हो सकता है फ्लक्चुएशंस ज़्यादा भी हों, तो मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी रेगुलरली हमें फॉलो करते रहें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ डिस्कशन वाले इकोनॉमी के आर्टिकल मिल सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, हमें आपसे मुलाकात होगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।